हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द कृतिका टांग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के 40 एमसीक्यू, यानी कि हर एक टॉपिक पर 40 एमसीक्यू देखेंगे। ऑलमोस्ट 120 प्लस एमसीक्यू होंगे इसमें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और रिवीजन के बाद इन एमसीक्यू को करें तो आपसे डेफिनेटली बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में तनाव तथा मसालेदार भोजन के सेवन के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो जब भोजन का पाचन नहीं होगा, अगर मसालेदार अधिक है तो क्या होगा, हमारे अपच हो जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस पाचन के समय मुख्यतः कौन से बंधों का विघटन होता है? विघटन यानी कि टूटना। ठीक है, तो पाचन के समय जो बंध होते हैं उन्हें कहते हैं सहसंयोजी बंध, इंग्लिश में जिसे कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस लार एमालेस अनुपस्थित होता है। मनुष्य की लार में भी होता है, शेर की लार में भी होता है और सूअर की लार में भी होता है। तो इसका आंसर अनुपस्थित की बात की है तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इस आमाशय का पतला दूरस्थ भाग कहलाता है। तो जानते हैं आप, इसका आंसर होगा पाइलोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, इसी के साथ इम्पोर्टेंट भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन इस वास्तविक दांत की उत्पत्ति होती है। तो डर्मिस क्या एक लेयर है जिससे एंडोमीडो होती है, उसी तरह से डर्मिस भी एक लेयर है और जो परमानेंट टीथ होती है उनकी उत्पत्ति डर्मिस लेयर से होती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आमाशय रस में उपस्थित HCl बदलता है। तो HCl जो है वो किसको चेंज करता है? तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में कुछ खास सहजीवी सूक्ष्मजीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव जो है वो आपको पता ही है किस में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा अंधनाल, सिकम में, यानी कि अंधनाल कहाँ उपस्थित होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बृहदान कहते हैं जिसे हिंदी में, उसे ही अंधनाल बोलते हैं। और उसका पार्ट जो है वो सिकम, उसमें अपने कुछ सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, मनुष्य में अनुपस्थित लार ग्रंथियाँ होती है। तो पैरोटाइड होती है, उसके बाद सब लिंगुअल भी होती है, सब मैंडिबुलर भी होती है, लेकिन इन्फा ऑर्बिटल्स है, ये किस में होती है? तो ये अपने पशुओं में उपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, मसूड़ों के बाहर निकला दांत का अग्रभाग कहलाता है, जो मसूड़ों से ऊपर होता है। तो आपको बताइए क्या है वो? क्राउन कहलाता है। ठीक है, दांत को आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले उसमें होता है क्राउन, उसके बाद नेक और उसके बाद रूट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्त्रावन करने वाली कोशिकाएं होती है। तो आपको बताइए ऑक्सीटिक कोशिकाएं जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्त्रावन करती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, अग्नाशय रस का स्त्रावन होता है। अग्नाशय रस का स्त्रावन श्लेष्मिक सतह से होता है, जिसे म्यूकस लेयर कहते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंतरिक रस को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। आंत से जो रस निकलता है उसे नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपको बताइए, ड्यूक्राइनिन एंड एंट्रोक्राइनिन। ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14, लेग हेरन्स की द्वीप कोशिकाओं में उपस्थित अल्फा कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। अल्फा को उसमें 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा
और गामा, ठीक है, या फिर गामा ऐसे लिख सकते हैं हम। तो आपको पता ही है जो अल्फा कोशिका होती है उससे ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन होता है। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। मनुष्य में आमाशयी रस में होता है। आमाशय के रस में क्या क्या होता है, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती है, लाइपेज, पेप्सिन और HCl होता है, ओके, जो अपने भोजन को पाचित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। कौन सा एंजाइम दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर डी होगा, रेनिन। को पता ही है, रेनिन से प्रोरेनिन और Ca++ होता है उसमें, उसके द्वारा कैल्शियम पेराकेसिनेट में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। वयस्क मानव में दुग्ध के पाचन की क्रिया का प्रारंभिक पद निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा संपन्न होता है। एंड जो फर्स्ट स्टेप है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, तो इसका होगा पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन किसका पाचक एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन से किस का प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को पचाने के लिए जो 3 एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन, ओके, ये आंसर होगा इसका, तीनों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है, तो इसका मोनोसेकेराइड होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। कौन सा हार्मोन पित्ताशय का संकुचन तथा अग्नाशयी रस का स्रावन नियंत्रित करता है, तो इसमें प्रेनक्यूजाइमिन और कोलिसिस्टोकाइनिन होगा, क्योंकि आपको पता है अग्नाशय को जो इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैनक्रियास, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉजिक लगा के भी आंसर दे सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। एमालेस कहाँ मिलता है। एमालेस की बात करें तो ये लार और अग्नाशयी रस में मिलता है, जिसे लार एमालेस के नाम से भी जाना जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22। पेप्सिन किसके पाचन में ट्रिप्सिन से भिन्न है। आमाशय के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन के, यानी कि ये अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद 23 की बात करें। भोजन में उपस्थित विषाक्त पदार्थ जो थायरोक्सिन के संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, निम्नलिखित में से किसके विकास को प्रेरित करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, साधारण घेंगा रोग, ठीक है ना, जिसे थायराइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। अग्नाशय रस होता है, आपको बताना क्षारीय है, एंजाइम है या अम्लीय है। तो अग्नाशय रस जो है अपना वो क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। सकस एंट्रिक्स किस ग्रंथि का स्राव है। तो सकस एंट्रिक्स जो है वो अपने लिबर कुहन की दरारों के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। टाइलिन आमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता क्योंकि HCl इसको निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। टाइलिन को जो HCl है, जब HCl होता है वो उसको निष्क्रिय कर देता है, इसलिए। 27 की बात करेंगे। भोजन अंतर्गहन के पश्चात क्रमाकुंचन तथा आमाशयिक एवं आंत्रिय स्रावन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। इसका आंसर होगा डी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है उसके द्वारा होता है। यहाँ पे 28 क्वेश्चन है। इनवर्टेज क्या है, तो ये एक प्रकार का एंजाइम है, ओके। उसके बाद 29 की बात करें। रसांकुर के बीच स्थित लिबर कुहन की दरारें स्थापित करती है, तो ये सकस एंट्रिकस जो है वो स्थापित करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का एक एंजाइम है, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य यह है प्रोटीन का आंत्र के क्षारीय माध्यम में पाचन।
ठीक है, उसको पचाने का काम करता है। ये जो एंजाइम है उनका काम ही यही है कि प्रोटीन का वो पाचन करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। निम्न कथनों पर अध्ययन कर जो आमाशय के कोष्ठों के विषय में है। रूमेन रेटिकुलम ओमेसम रूमेंटिस में पाए जाते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं वो बताना आपको। इसके ऑप्शन की बात करें, सभी रूमेंटिस में ये सभी कोष्ठ पाए जाते हैं। कुछ रूमेंटिस में इनमें से एक कोष्ठ अनुपस्थित हो सकता है, ये भी बात सही है। रूमेन या रेटिकुलम में जल कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, या रूमेन तथा रेटिकुलम में जल कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो याद रखना ये दोनों, आप इन पर गौर करें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, अनुपस्थित, और यहाँ लिखा हुआ उपस्थित। ठीक है, तो आपको याद है कि ये जो इसमें उपस्थित होती है या अनुपस्थित, अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है एंड थर्ड राइट है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। टाइलिन का स्रावन करती है। टाइलिन क्या है, आपको पता है टाइलिन क्या है, एक प्रकार की लार बनती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। 17 वर्ष की आयु से कम के एक बच्चे में सामान्य दंत सूत्र क्या होगा। 17 वर्ष से कम आयु है तो मतलब उसमें तो अभी तक दांत सारे आ गए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम मोलर्स की बात करें तो उसमें 2 ही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है। आप भी अभी चेक करना, आपके टोटल जो दांत होंगे वो 28 ही होंगे। ठीक है, या फिर 1-2 आ गए होंगे, बाकी अभी 32 तो नहीं होंगे आपके। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 32 हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। पीलिया एक रोग है। पीलिया किस प्रकार का रोग है, उत्सर्जन तंत्र का, त्वचा एवं नेत्रों का, पाचन तंत्र का, या परिसंचरण तंत्र का। तो आपको पता है पीलिया जो है वो पाचन तंत्र द्वारा होता है। ठीक है, इसमें पीतरस का रोल होता है। ठीक है, बाइल जूस। अभी हम डिसेज वाला नहीं पढ़ रहे हैं सेशन, बाकी उसके बारे में डिटेल से बात कर सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की बात करेंगे हम। वह हार्मोन जो अग्नाशय रस के स्रावन को प्रेरित करता है। तो एंट्रोगेस्ट्रोन जो है वो अग्नाशय रस को प्रेरित करता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। ओके, 36 इज, 2 मित्र खाने की मेज पर साथ भोजन कर रहे हैं। भोजन निकलने के दौरान एक मित्र अचानक खांसने लगता है। खांसने की यह क्रिया निम्नलिखित में से किसकी अनुचित गति के कारण हो सकती है। डायाफ्राम की, ग्रीवा की, जीवा की, या गांठीडापन की। तो इसका क्या है, यहाँ जो वर्ड है गांठीडापन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये वही है अपना जो फेरिंग्स पार्ट है, जो अपना एयर और फूड का कॉमन पार्ट है। ठीक है, इसका एयर फूड का, तो वहाँ जब भोजन अटक जाता है, कभी कभी जो ग्रसनी है उसमें ना जाके अपनी एयर वाली एल्वोलाई में चला जाता है। ठीक है, एल्वोलाई वाले पार्ट में चला जाता है, तब हमें खांसी आती है। इस कारण से तो इससे गांठीडापन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 37। यदि किसी कारणवश हमारी आंतरिक उपकला की पेराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाती तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आंत्र की कोशिकाएं हैं वो आंशिक रूप से अक्रिय यानी कि काम करना कम कर दे, इससे क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन। अग्नाशय एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। आमाशय की पीएच एकाएक कम हो जाएगी, या स्टेप्सिन अधिक प्रभावी हो जाएगा। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का प्रोटियोस तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका रीज़न है कि इसका जो काम है वो यही है कि पेप्सिनोज और प्रोटियोस और पेप्टोन में जल अपघटन करना, और अगर ये अवरुद्ध हो जाएगी तो वही कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की बात करेंगे।
मानव में ग्रहणी में पहुंचने वाली अग्नाशय रस का एक संघटक है। तो मानव में ग्रहणी में जो अग्नाशय रस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इस मानव में ग्रहणी में ड्यूडेनम में पहुंचने वाली अग्नाशय रस का एक संघटक है। तो आपको आंसर बताना है ट्रिप्सिनोजन है या काइमोट्रिप्सिन है या ट्रिप्सिन है या एंट्रोकाइनेस है। तो इसका आंसर है ट्रिप्सिनोजन जो है वो मानव ग्रहणी में अग्नाशय रस का एक संघटक रूप है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन से वो चेंज किस में होता है, ट्रिप्सिन में होता है। और इसे चेंज करने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है ये आप कमेंट में बताएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की बात करें। मनुष्य के आमाशय के निकट भाग को कहते हैं। जो आमाशय के फर्स्ट जो पार्ट होता है फर्स्ट, उसे क्या कहते हैं, तो फंडिक बोला जाता है। और इसमें कौन कौन से होते हैं, बॉडी फंडिक कह सकते हैं या फंडस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कार्डिया जो ऊपर एक पाइप की तरह होता है, इसलिए इसको बॉडी के पास नहीं माना गया है। ठीक है, उसके बाद फंडस, थर्ड इज बॉडी एंड फोर्थ जो है वो है पिलोरस। ठीक है, फोर्थ इज पाइलोरस भी कह सकते हो उसे। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 40 कैसिन क्या है, दुग्ध जीवाणु, दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध शर्करा या दुग्ध वसा। कैसिन जो है वो आपको पता ही है कैल्शियम Ca++ से निर्मित है, तो ये दुग्ध प्रोटीन है। ओके नेक्स्ट बात 41 की बात करेंगे। पीत रस द्वारा वसा का पायसीकरण होता है, तो किस स्थान पे होता है, इसका होगा डी, या ग्रहणी में होता है। ठीक है, ग्रहणी जिसे इंग्लिश में डुडेनम कहते हैं। और जो इंटेस्टाइन जो है अपनी शुद्रांत, हिंदी में शुद्रांत कहते हैं उसे, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की बात करेंगे। ये अपने डाइजेशन वाले का लास्ट क्वेश्चन है। लैक्टियल्स का संबंध होता है, तो लैक्टियल्स का संबंध जो है वो वसा का अवशोषण से होता है। ठीक है, जो अपने एंडिंग एलिमेंट्री कैनाल का एंडिंग पार्ट है। क्लियर। ओके अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र, यानी कि इंग्लिश में जिससे एक्सक्रिएशन बोलते हैं, एक्सक्रिएशन सिस्टम। ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गुच्छीय निषेधन दर में गिरावट आने पर किसका सक्रियण होता है। तो इसका आंसर होगा गुच्छीय आसन कोशिकाओं का, ताकि उनसे रेनिन निकले। ठीक है, ये जो निषेधन की जो क्रिया है वो लास्ट में होती है, वो जो नेफ्रॉन से हम यूरिन का पूरा पढ़ते हैं लास्ट वाले में, वहाँ की बात हो रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ग्लोरोमेरुलस में परानिषेधन कब बनता है, परानिषेधन कब बनता है। तो इसका आंसर होगा बी, बोमेन सपुट में कोलाइडी परासरण दाब तथा द्रव स्थितिक दाब ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब से कम हो। जब दाब कम होगा तब परानिषेधन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। मधुमेह के एक मरीज को आहार में कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जा रहा, फिर भी उसके मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन हो रहा है, इसकी सर्वाधिक संभावना किस कारण हो सकती है। अगर हम बात करें तो इसका वसाओं का विखंडन ग्लूकोज में हो गया, जो वसा जो होती है वो सारी ग्लूकोज में बदल गई है। लेकिन अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है लेकिन फिर भी उसमें आएगा, क्योंकि उससे वसा में चला गया इसलिए। ठीक है, तो वापस वहाँ से मैनेज होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु में मूत्र अधिक मात्रा में क्यों निकलता है। तो इसका आंसर होगा पसीने द्वारा अधिक जल शरीर से बाहर नहीं निकलता, इस कारण, क्योंकि समय कौन सा, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु का है, तो उस टाइम गर्मी नहीं है इसलिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, वृक्क में, यकृत में, मस्तिष्क में या
पेशियों में। इसका आंसर क्या होगा? यूरिया का संश्लेषण जो है वो अपने यकृत में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपको पता ही होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका है CONH2 और 2। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं CO बॉन्ड NH2 और इधर से भी NH2 नहीं। ठीक है, NH2 का स्क्वायर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वृक्क के कार्य नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प कथन चुनिए। तो कथन क्या है? ठंडे तापमान से संपर्क ADH की नियति को उत्तेजित करता है। B ग्लोमेरुलर रुधिर प्रवाह में वृद्धि एंजियोटेंसिन सेकंड के निर्माण को उत्तेजित करता है। गर्मियों में जब शरीर से वाष्पीकरण द्वारा जल की अत्यधिक हानि होती है तो ADH की निर्मुक्ति घट जाती है। और जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पानी पीता है तो ADH की निर्मुक्ति घट जाती है। तो आपको रीज़न देना है, मतलब इनमें से सही क्या है। तो इसका आंसर D होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक पानी पीता है तो ADH की निर्मुक्ति घट जाती है, ADH कम हो जाता है। अब इसमें ADH क्या है? ADH तो पता है, एक हार्मोन है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डायबिटीज़ इंसिपिडस किसके नियंत्रण में होता है? तो डायबिटीज़ जो है वो किसके नियंत्रण में होता है? तो ADH के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। गुर्दे की पथरी क्या होती है? तो यहाँ पे वृक्क की जो पथरी है वो क्या होती है? इसका आंसर है पेल्विलस में ऑक्सोलेट क्रिस्टल व अन्य लवणों का जमाव हो जाता है, तब उसे पथरी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। स्तनधारी में वृक्क में ग्लोमेरुलस से निकलने वाली रुधिर वाहिनी कहलाती है। जो ग्लोमेरुलस है उससे जो रुधिर वाहिनी निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो वृक्कीय धमनी तथा यह अंदर आने वाली नलिका से चौड़ी होती है। B है अफवाही धमनिका तथा यह अंदर आने वाली नलिका से पतली होती है। अभिवाही धमनिका तथा यह अंदर आने वाली नलिका से पतली होती है। अफवाही शिरिका तथा यह बाहर आने वाली नलिका से पतली होती है। इसका आंसर है B। आंसर इज B। अफवाही धमनिका कहलाती है तथा यह अंदर आने वाली नलिका से पतली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। यहाँ कुछ ये कोई साइकिल है, पढ़ते से नीचे दिए गए ऑर्निथिन चक्र के कंकाली रूप में कुछ मध्यवर्ती उत्पाद अक्षरों से दिशा गए हैं। उस उत्तर का चयन कीजिए जिसमें ये अक्षर संगत उत्पादों के नाम सही सुमेलित हैं। यानी कि जो यहाँ पे A, B और C दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा अपने A, यानी कि A पे यहाँ पे तो सिट्रुलिन आएगा, उसके बाद यहाँ पे आर्जिनिन और यहाँ पे सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। मनुष्य के सामान्य मूत्र में अकार्बनिक लवणों की सांद्रता होती है, कितने % होती है? तो इसका आंसर होगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25। निस्येदन प्रभाजन होता है, यानी अनुपात। निस्येदन जो प्रभाजन है वो किस किस का अनुपात होता है? तो इसका आंसर है, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। केंचुए कैसे होते हैं? केंचुए कैसे होते हैं? यूरिया उत्सर्जित जब जलपूर भरपूर उपलब्ध होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित जब जल की कमी की स्थिति हो। अमोनिया उत्सर्जित जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। इसका आंसर है D, अमोनिया उत्सर्जित होते हैं केंचुए, और जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। ठीक है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? वेल, अमोलेटिक, छिपकली, यूरो कोडेलिक और
पक्षी जो है यूरेकोटेलिक और मानव यूरियोटेलिक। अब आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसमें है वेल। वेल क्या है वो पता ही है, बर्ड किस में आते हैं? हाँ, तो बर्ड जो होते हैं वो क्या है आपको पता ही है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड। ओके, उसी के साथ जीव और रेप्टिलिया और कीट ये भी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इसका आंसर ए कैसे होगा ये हमें देखना है। तो ए इसलिए होगा क्योंकि वेल किस में आता है? मेमेलिया में आता है, और मेमेलिया क्या उत्सर्जित करते हैं? यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनोलैटिक ना होके यूरिया होता तो ये सही होता। ठीक है, तो ये गलत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। रुधिर में उपस्थित कौन से अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थ ऑनिथर चक्र द्वारा कम हानिकारक पदार्थ में रूपांतरित होते हैं? इसका आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से किस जंतु में शरीर के बाहर केवल एक छिद्र खुलता है जो मुख तथा गुदा दोनों की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एक ही छिद्र होता है, उसी से भोजन इन होता है और आउट यानी कि एक्सक्रिएशन भी उसी से होता है। तो इसका आंसर है डी, फेशियोला। ठीक है, ये क्रिया फेशियोला में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। पोडोसाइट नाम की कोशिका पाई जाती है बड़ी आंत्र में, वृक्का ग्लोमेरुलस में, या केशिकाओं की भित्ति, या बोमेन संपुट में? तो पोडोलास्ट की जो है वो बोमेन संपुट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। मानव में वृक्क होते हैं मीसोनोफ्रिक प्रकार के, मेटानेफ्रिक प्रकार के, या प्रोनेफ्रिक प्रकार के? तो इसका आंसर है बी, मेटानेफ्रिक प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क की पतली नलिकाएं कहलाती है न्यूरिन्स, डेंड्रॉइड्स, या एक्टोजॉन्स, या नेफ्रॉन्स? जो पतली नलिकाओं की बात हो रही है यहाँ पे, तो नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं 20 की। यूरिया का परिवहन होता है तो लाल रुधिराणु से, प्लाज्मा द्वारा, रुधिर द्वारा, या श्वेत रुधिराणु द्वारा? तो यूरिया का जो परिवहन है वो अपने प्लाज्मा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21। अमीनोटेलिक जंतु है सीपी, अमीबा, हाइड्रा, या ये सभी? तो अमीनोलेटिक किस में आते हैं आपको बताइए? तो अमीनोटेलिक जो है वो जलीय जीव आते हैं। इनमें से जलीय जीव कौन है? तो इसका आंसर होगा सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ऑनिथर चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑनिथर चक्र जो हो जाता है पूरा, उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? लास्ट में क्या बनता है? तो ये मानव में बात हो रही है, तो लास्ट में क्या बनता है? यूरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। मनुष्य के वृक्कों द्वारा उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हेनले की लूप की अवरोही शाखा जल के लिए अपारगम्य होती है। बी, दूरस्थ कुंडलिक नलिका HCO3 का पुनर्वसन करने में अक्षम होती है। या ग्लोमेरुलर निस्येदन का लगभग 99% भाग वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनर्वसित होता है। या हेनले लूप की आरोही शाखा विद्युत अपघट्यों के प्रति अपारगम्य होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, ग्लोमेरुलर निस्येदन का लगभग 99% जो है वो वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनर्वसित होता है। ठीक है, ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। मूत्र का यूरिया बनता है विखंडन से, किसके टूटने से बनता है? तो मूत्र का जो यूरिया है वो अमीनो अम्ल के टूटने से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। निस्येदन प्रभाजन होता है अनुपात, किसका अनुपात होता है? तो निस्येदन प्रभाजन जो अनुपात है अपने बी आंसर होगा इसका, GFR तथा RPF का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 26। मेल पीगी नलिकाएं उत्सर्जी अंग है प्लेटीहेल्मिन्थिस में, तिलचट्टे में, मेंढक में, पाइला में? तो तिलचट्टे में मेल पीगी नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। स्तनियों में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है छोटी आंत में, वृक्क में, त्वचा में, या फेफड़ों में? तो इसका आंसर सिंपल है, क्या है? बी यानी कि वृक्क में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी यौगिक का संश्लेषण मतलब निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा डी, यकृत में होता है, किंतु अधिकांशतः वृक्कों द्वारा इसका निष्कासन होता है। यानी बाहर निकालने के लिए तो वृक्कों का उपयोग होता है और इसका संश्लेषण यकृत में होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन उसके उत्सर्जी अंगों के साथ सुमेलित है? तो मनुष्य, वृक्क, सीबेशियस ग्रंथियां, अश्वग्रंथियां, और केंचुआ, ग्रसनी, अध्यावरणी तथा पट्टी वृक्क, तिलचटा, मेलपी नलिकाएं तथा आंत्र अननाल, मेंढक, वृक्क, त्वचा तथा मुख्य उपकला। सही बताना है इसमें से, तो इसमें से सही होगा अपने बी। ठीक है, बी क्यों होगा? क्योंकि केंचुआ में जो उत्सर्जी अंग है ग्रसनी भी है, अध्यावरणी भी है और पट्टी वर्ग भी है। बाकी सब ये रॉन्ग है। इसके बाद 13 की बात करेंगे। सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? सबसे कम विषैला है वो यूरिक अम्ल है। बाकी सारे जो है यूरिया और अमोनिया में यूरिया और अमोनिया ये सारे हाई। अब 31 की बात करें। क्वेश्चन नंबर, वृक्क में मूत्र निर्माण में निम्नलिखित क्रियाएं व्यवस्थित होती है। तो पुनरावसन, निषेधन एवं स्त्रावन, निषेधन, स्त्रावन एवं पुनरावसन, ग्लोमेरुलर निषेधन, पुनरावसन एवं नलिकी स्त्रावन, अवशोषण एवं निषेधन। तो इसका आंसर होगा सी, ग्लोमेरुलर निषेधन होता है, फिर उसके बाद पुनरावसन होता है और उसके बाद नलिका स्त्रावन होता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 32। क्वेश्चन नंबर 32, सांप तथा पक्षी मुख्य रूप से होते हैं यूरियोटेलिक, अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक या अमेनोटेलिक। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? सांप क्या है? रेप्टिलिया। और पक्षी जो है एविस कहलाते हैं। तो ये जो है वो यूरिकोटेलिक है क्योंकि ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। मनुष्य के वृक्क की संरचना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मेडुला, मूत्रमार्ग, पेल्विस, वल्कुट। तो इसका आंसर होगा मूत्रमार्ग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या, वृक्क की संरचना बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। हरित ग्रंथियों का कार्य उत्सर्जी होता है, ये मिलती है क्रेफिश में, बिच्छुओं में, भृंगों में या मकड़ियों में। इसका आंसर है ए, क्रेफिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन की यूरिकोटेलिक विधि पाई जाती है। यूरिकोटेलिक जो विधि है वो सरीप, सर्प एवं पक्षियों में पाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी वही। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा सही है? अभिवाही शिरिका अपवाही शिरिका की अपेक्षा संक्रिय होती है। अपवाही धमनिका अभिवाही धमनिका की अपेक्षा संक्रिय होती है। अपवाही शिरिका अभिवाही शिरिका की अपेक्षा संक्रिय होती है, या अभिवाही धमनिका अपवाही धमनी की अपेक्षा संक्रिय होती है। तो इसका आंसर जो है अपने होगा बी। आंसर इज बी, अपवाही धमनिका अभिवाही धमनिका की अपेक्षा संक्रिय होती है। संक्रिय यानी कि पास पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मछलियों तथा एम्फीबियंस में कम सांद्र मूत्र के बनने का प्रमुख कारण होता है। इसका प्रमुख कारण है नेफ्रॉन में हेनले लूप की अनुपस्थिति। ठीक है, हेनले लूप जो है वो बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, यूरेमिया एक रोग है जिसमें अधिकता होती है। तो यूरेमिया में किसकी अधिकता होगी? रुधिर में यूरिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोमेरुलर निषेधन की क्रिया हेतु उत्तरदायी दाब होता है। तो ग्लोमेरुलर निषेधन की क्रिया में जो उत्तरदायी दाब है 20 से 40 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑनिथन चक्र में ऑर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है? तो इसका आंसर है बी, ऑर्जिनिन के ऑनिथन में परिवर्तन के समय होता है। ओके, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज,
श्वसन का नियंत्रण केंद्र है? तो श्वसन का नियंत्रण केंद्र जो है वो मेडुला ओब्लोगेंडा है, बी सही होगा। मेडुला ओब्लोगेंडा है जो वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनुष्य के फुसफुस की कुल सजीव क्षमता कितनी होती है? सजीव क्षमता कहो या फिर से जैव क्षमता भी कहते हैं। ये कितनी होती है? तो ये 4300 से लगाकर 4800 ml तक हो सकती है। तो अगर ऑप्शन में इसके बीच कुछ भी आ रहा है तो आपको वो राइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। मायोग्लोबिन पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन जो है वो पेशियों में पाया जाता है। तो फोर्थ का आंसर होगा श्वसन की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 हाई होगा तो उसे बाहर निकालने के लिए O2 को अंदर लेना पड़ेगा, इसलिए श्वसन हमको जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। नीच श्वसन के दौरान संकुचित होने वाली पेशी है। न्यू श्वसन यानी कि बाहर की ओर श्वसन हो रहा है तब तो बाह्य अंतरापुरुषक पेशी जो है वो संकुचित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। वायुमंडलीय वायु में CO2 का प्रतिशत होता है, तो आपको बताइए 0.036 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। जब कार्बोहाइड्रेट का अवायवीय श्वसन होता है तब श्वसन भागफल होता है। RQ क्या होगा? RQ मतलब क्या है कि CO2 का मुक्त CO2 का आयतन, मुक्त CO2 का आयतन V से लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रयुक्त O2 का आयतन। ठीक है, इन दोनों के आयतन को फिर RQ निकाला जाता है, तो उसे ही कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जब कार्बोहाइड्रेट का अवायवीय श्वसन होता है तब श्वसन भागफल होगा। तो आपको याद रखना है ये कि अनंत होता है। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। हीमोसाइनिक वर्णक पाया जाता है, तो हीमोसाइनिक वर्णक जो है वो मोलस्का में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य में वायु के प्रवेश का सही अनुक्रम कौन सा है? जो अपनी श्वसन करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे एंड होती है? तो आपको याद रखना है, नासा गुहा से ग्रसिका, फिर ग्रसिका से कंठ, उसके बाद श्वासनाल, श्वसनिका और कुपिका इसमें जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 इस वायुवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया दी थी, तो वैज्ञानिक का नाम जो है वो है क्रेब्स ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य में वसा का श्वसन भागफल क्या होता है? वो RQ है, वो वसा का कितना होता है? तो वसा का RQ जो है 0.655 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कोशिकीय श्वसन में ATP का कुल लाभ होता है, यानी कि कोशिकीय श्वसन में ATP जो है वो कितनी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा C, 36 ATP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। O2 विलग्न वृक्क होता है, तो O2 का जो विलग्न वृक्क है वो ढलान युक्त होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, अगर हम इसे वृक्क पे रखें तो इस प्रकार होगा, तो इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14। अवायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितनी ATP का निर्माण होता है? तो अवायवीय श्वसन में कितना होता है आपको पता ही है, बहुत कम ऊर्जा मिलती है, तो 2 ATP इसका आंसर जो है वो ए आंसर जो है करेक्ट होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटीन का श्वसन भागफल होता है, प्रोटीन का जो आपको पता ही है RQ जो है वो 0.9 से कम होता है, तो आपको इसमें देखना है 0.9 से कम है तो कितना होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर, हाँ, तो इसका आंसर 0.8 होगा। ठीक है, 0.9 से थोड़ा कम रखा है तो आपको 0.7 में से और 0.8 में से 8 को चूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हेल्डेल प्रभाव, हेल्डेल इफेक्ट संबंधित है। तो हेल्डेल इफेक्ट जो है वो अपने CO2 की मुक्ति से संबंधित है, यानी कि CO2 बाहर निकालने के से संबंधित है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज रुधिर में श्वसन गैसों के परिवहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सबसे सही है। यानी कि जो अपने ब्लड है उसमें गैसों का परिवहन हो रहा है, तो उसमें से सही आंसर कौन सा है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए इज आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन तथा WBC CO2 का परिवहन करती है। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है किंतु प्लाज्मा केवल CO2 का परिवहन करते हैं। सी आरबीसी तथा WBC दोनों ही ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करती है। डी आरबीसी तथा साथ में प्लाज्मा दोनों ही ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, आरबीसी तथा साथ में प्लाज्मा दोनों ही ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वायवीय श्वसन करने वाले प्राणी किसके प्रतिशत में अंतर के प्रति सबसे अधिक संवेदी होते हैं। तो वायवीय श्वसन वाले कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही हीम के साथ संयुक्त हो सकती है किंतु CO2 हीम के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, CO हीम के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, या मोनोऑक्साइड कह सकते हैं इसे। उसके बाद दोनों ही स्थायी यौगिक बनाते हैं, या CO2 स्थायी यौगिक बनाता है किंतु CO अस्थायी यौगिक बनाता है। तो इसके आंसर की बात करें तो 19B सही होगा। CO कार्बन जो मोनोऑक्साइड है हीम के साथ स्थायी यौगिक बनाता है। ठीक है, लेकिन CO2 नहीं बना सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन से दो परिवर्तन मैदानी भाग में निवासियों के उच्च अक्षांशों यानी 3500 मील अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होते हैं। 3500 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, श्वास दर में वृद्धि होती है, या थ्रोम्बोसाइट की संख्या में वृद्धि होती है। इसका आंसर ये होगा कि लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, इसीलिए उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज 100 मिली शुद्ध रुधिर में साधारणतः O2 की मात्रा ले जाई जाती है। तो 100 मिली शुद्ध रक्त है, ठीक है, तो उसमें O2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर होगा 20 मिली। ठीक है, अगर 20 मिली उसमें ऑक्सीजन है तभी वो शुद्ध रक्त माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता है, यानी कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का कितना परिवहन करता है, कहाँ तक कर सकता है, तो 1200 मिली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फेफड़ों की कुपिकाओं में गैस विनिमय के स्थान पर वायु तथा रुधिर के बीच में क्या होता है। जब फेफड़े गैस विनिमय के साथ विनिमय का काम करती है तो हवा और रुधिर के बीच में क्या होता है, तो इसमें होगा कुपिय की जो उप स्तर है वो हाई हो जाएगा, यानी कि जो कुपिकीय स्तर है वो हाई हो जाएगा तथा केशिका उप स्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्यों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो सिगरेट पीने से श्वसनी शोथ उत्पन्न हो सकते हैं, मनुष्यों के पौंस भाग में स्थित न्यूमोटॉक्सिक केंद्र से उत्पन्न तंत्रिकीय संकेत अंतःश्वसन की अवधि को बढ़ा सकते हैं, पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर फुसफुसी रेशमयता लंग्स फाइब्रोसिस नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 90% भाग जो है वो हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ले जाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा
वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूर जो फुसफुसी, रेशमता, लंग्स फाइब्रोसिस नामक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, बाकी सब में गलत है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हैमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है? किस प्रक्रिया को हैमबर्गर कहा जाता है? इसका आंसर है क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट 26 की बात करेंगे। निम्न में से एक स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण है। तो स्तनधारी का विशिष्ट लक्षण है डायाफ्राम की उपस्थिति। अगर वो स्तनधारी है तो उसमें डायाफ्राम डेफिनेटली होगा। इसके बाद 27 की बात करेंगे। जब रुधिर में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तब श्वसा उच्छ्वास हो जाता है, यानी कि CO2 अगर अधिक हो गया तो श्वसा क्या होगा? तीव्र होगा और गहरा होगा। ठीक है, तीव्र यानी कि तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वायवीय श्वसन के लिए सामान्य सूत्र है। वायवीय श्वसन के लिए जो सामान्य सूत्र है वो है C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, वायवीय श्वसन में हमें ये ऊर्जा मिलती है। ये जो सूत्र है वो है अपने ग्लूकोज का, और ये ऑक्सीजन का आपको पता है। फिर इससे बनता है अपना CO2 H2O और उसके बाद ऊर्जा भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में। शिशु जो है कितनी बार लेता है? इसका आंसर है 26 बार लेता है। ठीक है, नेक्स्ट 13 की बात करेंगे। 30, स्तनियों में फेफड़ों को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होता है। फेफड़ों को जो बंद करने वाला वायुरुद्ध कक्ष है वो क्या है, किस नाम से जाना जाता है? तो वो प्लूरा है। ठीक है, नेक्स्ट 31, आराम से बैठे हुए एक व्यक्ति में थोड़े समय के लिए श्वास की क्रिया रुक जाती है। श्वास के अस्थायी रुकने के पीछे रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज रुधिर में बहुत थोड़ी CO2, रुधिर में अत्यधिक O2 तथा बहुत थोड़ी CO2, रुधिर में अत्यधिक ऑक्सीजन, रुधिर में अत्यधिक CO2। तो इसका आंसर होगा रुधिर में बहुत थोड़ी CO2। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, दैनिक श्वसन क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो किसके द्वारा श्वसन नियंत्रित होती है? तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, श्वास क्रियाविधि नियंत्रित होती है। तो वो नियंत्रित होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, जिसे CNS कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपको इंग्लिश का भी याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? रुधिराणु में RBC में कार्बोनिल अम्ल निर्माण में सहायक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम जो है वो कार्बोनिल बनाने में सहायक होता है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। रुधिर में उपस्थित CO2 की संपूर्ण मात्रा एवं CO2 के विभिन्न अंकित दाब के मध्य वृत्त द्वारा CO2 के वियोजन प्रदर्शित किया था। तो इसका आंसर है ए, हेल्डेन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कशेरुकाओं में निःश्वसन एवं उच्छ्वसन क्षमता के योग को कहते हैं। तो इसका आंसर अपना है सजीव क्षमता। निःश्वसन यानी कि बाहर छोड़ने की क्रिया, उच्छ्वसन यानी कि अंदर लेने की क्रिया। तो अपन कशेरुकी है वर्टिब्रेट्स, उसमें सजीव क्षमता कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 37, फेफड़ों का आवरण होता है। जो फेफड़ों के साइड में जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लूरल कला बोला जाता है। 38, मनुष्य के बाएं फेफड़े में पालियों की संख्या होती है। को बताइए
कि बाएं फेफड़ा जो है वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक कार्डियल नोच बना होता है, जिसे कार्डियल नोच कहते हैं। और कार्डियोलॉजी किसे बोलते हैं? रक्त हार्ट के अध्ययन को। तो वहाँ पे हार्ट होता है बाईं तरफ, हमें पता ही है, इसलिए उसमें एक ही पाली होती है। जबकि दाएं फेफड़े का साइज भी बड़ा होता है और उसमें 2 पालियाँ होती हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में श्वसन अंग नहीं होता? तो श्वास नाल होता है, ग्रसनी होती है, ग्रास नली होती है, नासिका वेश्म होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो नासिका वेश्म भी होता है, ग्रसनी भी होती है, श्वास नाल भी होती है, लेकिन ग्रास नली हमें नहीं पाई जाती। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है? फर्स्ट, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। तो अनऑक्सी श्वसन में इसमें अगर सही बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना करेक्ट होगा। आई होप आपको ये पूरी क्लास जो है समझ आई होगी, और इसमें हमने ऑलमोस्ट 120 प्लस क्वेश्चन किए। ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सारे कंसेप्ट को रिवाइज करें, फिर उसके बाद ये MCQ लगाएं, तब आपको ये सारे क्लियर होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपके 3 टॉपिक जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो गए। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं तो आप निश्चित रहिए आपको सारा टॉपिक क्लियर है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।